सभी सम्मानित सदस्यों का जो आज की मीटिंग में ज्वाइन किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है। और सबके पास नक्षत्रों की लिस्ट थी बनाई हुई पहले वाली। आपको अपना जो नक्षत्र था वो पहले नंबर पे रखना था, उसके बाद नक्षत्रों का नौ का ग्रुप बनाने थे, 3 ग्रुप बनने थे। ऐसा समझ में आ गया है? किसी को कंफ्यूजन था? समझ में आ गया? सोनिया जी, रेणु जी, गरिमा जी, नीति सर जी। जैसे पुष्प नक्षत्र, सर हाँ, जैसे हमारा तो पुष्प नक्षत्र है तो तो आपने पहला फर्स्ट पुष्प आ गया, वहां से स्टार्ट किया, लास्ट में आ गया अब हमारा पुनर्वसु। अब हाँ, 10 2 नंबर पे आ गया। नंबर, हाँ जी 10 नंबर पे सर कौन सा आएगा उसके बाद? ये पुष्प के पीछे रहेगा पुनर्वसु। पुष्प हाँ नक्षत्र जी, पहले नंबर पे पुष्प आ गया ना। पहले पे नेक्स्ट पुष्प आ गया, 9 पे नंबर पुनर्वसु हो गया। आने पहले पे पुष्प आ गया ना। ओके, इसको नंबर 1 लगा हाँ, दीजिए। इसको नंबर लगा 1 लगा दिया। दीजिए। नंबर 2 लगाइए अश्लेषा। हाँ जी, तीसरा लगाइए मग्गा। तीसरा मग्घा। अच्छा ऐसे करना है। हाँ, लिस्ट आगे मतलब जिस बिंदु पे आपका पॉइंट आता है उससे आगे काउंटिंग करके ऑटोमेटिकली जो आपके नक्षत्र से पिछला नक्षत्र था वो 27वां नक्षत्र बन जाएगा। अच्छा ऐसे होगा, ठीक है सर। सर इसके हाँ तो बाद ऐसे चलता रहेगा, मघा, पूर्वा, फागुनी, उत्तरा, ऐसे? हाँ, फिर इसके बाद ठीक। जब 9 हो जाएंगे, 9 को एक सीरीज बना लीजिए। फिर 10 नंबर से काउंटिंग करके एक और फिर दो 19 तीन, का लगा दीजिए। 10 नंबर पे अनुराधा आएगा सर, ऐसे ही होगा फिर? हाँ, 10 में अनुराधा। 1 2 सर 3 4 5 6 7 8 9 10 अनुराधा। आप 9 नंबर पे छोड़ दीजिए विशाखा पे लाके। ठीक है, फिर अनुराधा से स्टार्ट करें हाँ, नेक्स्ट कॉलम। अनुराधा से वो पुष्प के पैरेलल हो जाएगा। वो शनि ठीक है का, सर। वो भी शनि का ग्रह है और अनुराधा भी शनि ग्रह का ही है। ठीक है सर, ठीक है। तो कोने में लिखा ना मैंने, ये केतु शुक्र सूर्य हाँ जो जी हाँ लगाई। जी, वो सब कर लेंगे सर, अब कर लेंगे सर। तो उसी ग्रह को लिख दीजिए जो आपके, जैसे आपके शनि आ रहा है पुष्प के आगे, तो शनि लिख करके आगे बाद में बुध आएगा, बुध के बाद में केतु शुक्र सूर्य चंद्र हाँ मंगल जी, राहु, ऐसे ठीक है खत्म कर सर। देंगे। तो ये 3 सीरीज बन जाएंगी। ठीक, सर मेरा जैसे उत्तरा फाल्गुनी था ठीक है। तो सेकंड नंबर में हस्त आया, हाँ, है ना। थर्ड में हस्त के चित्रा, बाद चित्रा, में स्वाति। स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, आषाढ़, पूर्व आषाढ़ और उत्तर आषाढ़। इसके बाद देखो 10वीं में एक क्या आना चाहिए? 10वां फिर आपका वापस जो है, देखिए उत्तरा था ना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां नक्षत्र पूरा छड़ा है, ये आपका सीरीज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट सीरीज 10th नंबर पे शुरू होगी, तो वो सीरीज में जाएगा आपका उत्तराषाढ़ा, वहां से शुरू होएगा अगला। हाँ, उत्तराषाढ़, श्रावणी, घनिष्ठा, ऐसा 1 आता 2 जाएगा। 3 4 5 6 7 और 8 और 9, फिर भरणी पे खत्म हो जाएगा 9 नंबर। भरणी पे खत्म होगा। हाँ, तो 7 तो खत्म हो गया ना रेवती तक। हम्म। फिर 8वां के अश्विनी शुरू हुआ पिछले, फिर वापस बैक उसी सीरीज में वापस बैक चलेंगे अपने। अच्छा रेवती पे आएगा, फिर 9th अश्विन पे आ से जाएगा शुरू भरणी। होगा। भरणी आ जाएगा फिर 9th नंबर पे। भरणी। हाँ, तो देखिए 3 नक्षत्र जो आपके हैं। कृतिका जी। कृतिका नहीं आएगा आपका, भरणी तक खत्म हो गया आपका, बस खत्म। आपके 27 नक्षत्र पूरे हो गए। अच्छा, ओके नहीं हुए तो ओके। नहीं हुए तो हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप तीसरी सीरीज में जाएंगे तो फिर कृतिका से शुरू होगा। हम्म। फिर उसके बाद रोहिणी आएगा। तो जी आपके जी 3 जी। नक्षत्र जो हैं, उत्तरा फाल्गुनी, और उसके बाद नक्षत्र आता है सूर्य का उत्तराषाढ़ा, और फिर आता है कृतिका। 3 नक्षत्र आपके पैरेलल होंगे, तीनों सूर्य के ओके। नक्षत्र हैं। इसके बाद चंद्र के नक्षत्र आएंगे हाँ तीनों में, फिर मंगल के तीनों में, जी। फिर राहु के, हाँ हाँ फिर हाँ, गुरु के, ठीक शनि ठीक के, ठीक। बुध के, केतु के, फिर शुक्र के, ऐसे तो है। अब मैं बना लूंगी, जी जी जी। अब जब बन गया तो आपके नक्षत्र से पहले नक्षत्र को छोड़ के सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, ये सारे नक्षत्र अच्छे हैं। सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, एट्थ, नाइन्थ। हाँ, अब ये कि सीरीज अच्छे में ऐसे हैं, नक्षत्र। इस सीरीज में भी ऐसे ही हैं, यानी हमेशा आप जब देखेंगे सूर्य का नक्षत्र आपका है
तो फिर अगला नक्षत्र जो चंद्रमा का है तो श्रवण नक्षत्र है, नंबर अच्छा रहेगा। तो श्रवण के पैरेलल में जब जाएगा तो आपके इधर आएगा रोहिणी आएगा, फिर तीसरा नक्षत्र आएगा हस्त नक्षत्र आएगा। तो ये तीनों चंद्रमा के नक्षत्र है, तो वही सीरीज में काम जी करेंगे। जी। यानी अच्छा 9 अच्छा। नक्षत्रों में से 2 4 6 8 9 5 नक्षत्र, 9 में से 5 आपके फेवर में जा रहे हैं। और अंतिम अच्छा। 27वां नक्षत्र वो फायदेमंद है हमेशा के लिए। हम्म जो आपसे पिछला नक्षत्र था हम्म। पूर्वाषाढ़ा शुक्र ग्रह वाला, वो अच्छा था, हमेशा के लिए ठीक है। तो कुल मिलाकर के जी जी। 9 दिन के अंदर आपके 5 दिन अच्छे जाएंगे, 4 दिन थोड़ी परेशानी रहेगी, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये रोज अच्छा। की आपकी काउंटिंग के हिसाब से है। ओके ओके। अब मतलब समझ आइए आपको? तीसरा पांचवा सातवां, जी तीसरा पांचवा सातवां में हमेशा संभल के रहना है, थोड़ा कुछ हाँ गड़बड़ रहेगा। ठीक है। जी। गड़बड़ क्या रहेगा, जो आप नॉर्मल थोड़ा कम फील करेंगे भी मेरा एनर्जी लो है, हाँ या जी मेरा जी। हाइपर हो गया है, या कुछ निर्णय सही नहीं हो रहे हैं, या हम हाँ जो करने जा रहे हैं थोड़ा सा अलर्ट रह के जाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य जी इस जी दौरान अगर आप करें तो सोच समझ के करें, ये इसका मीनिंग है। जी। ओके ओके। अब तो ये जो टीवी पे या जितने भी अखबारों में आ रही है ना बातें कि इस राशि का क्या होगा, इस राशि का, तो ये बातें हैं सारी। अब समझ आ गया आपको? कितना सरल हाँ है, जी जी। कोई बंदा अपने तरीके से देख सकता है, हैं? हम्म। आज एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूँ पहले, फिर मैं आपके 8 हाउस की कहानी शुरू करूंगा। तो बात यह है कि 12 भाव देखे ना आपने, 30-30 डिग्री के 3 भाव हैं, 12 भाव हैं पूरे हम्म पटल के, 360 डिग्री के 12 भाव हैं। तो पहले तो पता होना चाहिए 12 भाव आए कहाँ से, 12 राशियां क्यों बनी, और ये डिग्री वाइज क्यों हुआ। हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, वो लगभग 365 दिन तो बनाते हैं, पर 360 का ही पैमाना करने के लिए लगभग, यानी जिस वक्त ये गणना की गई थी किसी ऋषि मुनियों ने बहुत पहले, तो 360 डिग्री 360 ही आ रहा था शुरू में। बाद में 365 हो गए हैं, 64 हो गए हैं, जो भी हो गए हैं। और पहले जो पृथ्वी अभी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, वो झुकी हुई नहीं थी, धीरे धीरे करके झुकता जा रहा है, कलयुग बढ़ता जा रहा है, खराब होता जा रहा है माहौल, तो सारा ये परिवर्तन आ रहा है। पर गणना शुरू की हुई 360 डिग्री, यानी कि पृथ्वी रोजाना सूर्य के जो चक्कर लगाती है 360 डिग्री में, पूरा 360 डिग्री कवर कर लेती है, पूरा पटल पूरा कवर कर लेती है। और चंद्रमा जो है वो 12 दिन में पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, तो इसलिए 12 से चंद्रमा को जोड़ा गया, राशियां 12 बना दी गई। अब नक्षत्र जो इसलिए बनाए गए कि 30 डिग्री के अंदर जितने तारे हैं, उन तारों के अगर शेप देखेंगे ना, तो उस शेप के अंदर देखेंगे, जैसे सिंह राशि है तो सिंह जैसे शेर नजर आएगा, धनु राशि तो धनु जैसा शेर आएगा, जैसे उसके सिंबल दिए हुए हैं ना बुक्स के अंदर, उस सिंबल को रात को आप चेक कर सकते हैं भी ये धनु राशि है, ये मेष राशि है। मेष राशि का सिंबल जैसे भेड़ को बताते हैं, सॉरी भेड़ को बताते हैं, वृषभ राशि को बुल का बताते हैं। तो ये उनके नक्षत्रों के तारों के रात को जो शेप बनती है ना, उससे मिलता हुआ है, ऐसा पता लग गया। अब क्या है कि पहली राशि मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी तुला, सॉरी मिथुन, फिर कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये फिक्स हैं। इनके 8 भाव नैसर्गिक तौर से फिक्स हैं, परंतु हम मोटे तौर पर मानेंगे इनका मालिक कौन है। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पहले भाव के अंदर नैसर्गिक तौर से जो जमीन है, जो मालिकाना हक है उसका 30 डिग्री का, वो मंगल ग्रह का है, और उसके ऊपर मकान जिसने बनाया वो है सूर्य का, यानी मंगल और सूर्य यहां प्रभावशाली रहेंगे। नंबर 2 राशि पे जब आएंगे आप, तो
अगले 30 डिग्री पे, तो शुक्र का जमीन जो नहीं, जमीन लैंड तो ये लास्ट क्लास में करवाया था आपने, ये सब लिखवा दिया था लिखवाइए था मैंने, लास्ट क्लास में। हाँ जी सर, याद है सबको फिर? 1 to 12। हाँ जी सर। तो मेरे को आप ही बोले को, बाकी बोलते नहीं, क्या मतलब है? चलो, ये तो पता लग गया आपको, अच्छा हो गया। तो अब 8वें भाव में चर्चा करते हैं, अगर ऐसा पता लग गया तो। अब जब ग्रह ग्लाइड करते हैं ना इसके ऊपर, तो हमें पता होना चाहिए इसका बैक जमीन किसकी है वहां पे, और ये ग्रह वहां पे क्या असर करेगा। कॉमन सेंस यहाँ से, ये जमीन तो है मंगल की या बृहस्पति की या शनि की, इस पे दूसरा ग्रह आ गया, इसका विरोधी है कि नहीं है। तो विरोधी ग्रह या उसी ग्रुप का ग्रह, वो अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। चंद्रमा, मंगल, गुरु और सूर्य, ये एक ही ग्रुप के हैं। बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये दूसरे ग्रुप के हैं। केतु को थोड़ा आध्यात्मिक मान लीजिए, भी थोड़ा मतलब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, राहु भी पॉजिटिव, यानी ग्रह साथ ही हैं। ये दो उनके ऐसे मानो भी, इनको ग्रह का दर्जा तो प्राप्त नहीं है, परंतु इनकी एनर्जी का एक लेवल है, जिसके साथ बैठते हैं या जिसके साथ जुड़ते हैं उसको, उसकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं या ले लेते हैं। अब डिपेंड करता है वो कैसी परिस्थिति के अंदर वो बात बनती है। तो आप आज की चर्चा में 8वां भाव है, अगर 8वें भाव की बात करूं तो जमीन किसकी हुई? मंगल ग्रह की, ठीक है ना। 8वें भाव में नेचुरल में, नैसर्गिक में मंगल की हुई। इसके मंगल अंदर, लिखवाया है, इसके अंदर मकान बनाया शनि ग्रह ने। ओके, मंगल एंड शनि। दोनों का बड़ा प्रभाव है यहाँ पे। तो अब 8वां भाव होता किस चीज का है? 8वां भाव होता है पीड़ा का, शोषण का। नेगेटिव बात करूं तो मैं, दुख, तकलीफ, डिप्रेशन, इसके अलावा साम, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल करना, हिडन एजेंडा, और इसके अलावा अनैतिक कार्य जितने भी हैं, कमीशन, रिश्वतखोरी, बेईमानी, ठगी, सारे 8वें भाव से हैं। तो 8वां प्रबल हो गया, तो आदमी के पास ये चीजों के चांस मृत्यु मिलेंगे। भी ना भाई जी, मृत्यु भी ना, जी, हाँ जी, मृत्यु मृत्यु, डेथ हाँ, डेथ। शमशान घाट का भी यही है, मृत्यु का भी यही है, आयु की उम्र का भी यही है, और पत्नी के सुख का कारक भी यही है, पार्टनर के सुख का कारक भी यही है, और इसके अलावा ससुराल सुख कितना मिलेगा वो भी यही है। ससुराल के बाद कितना धन होगा वो यहीं से पता लगेगा। इसके अलावा देखा जाए तो ये बहुत सारे फैक्टर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या आता है? ये अकल्ट साइंस, रिसर्च, साइकोलॉजी, ज्योतिष, अध्यात्म की पुस्तकें या धर्म की पुस्तकें, रिसर्च करना, शोध के साथ ज्योतिष के साथ, अब आप देखेंगे इसको वास्तु भी ले सकते हैं, और हिडन जो छुपा हुआ है जमीन में, जितना कुछ छुपा हुआ है उसकी माइनिंग करेंगे, और जमीन के ऊपर जितना कुछ है उसकी रिसर्च करेंगे, टेस्ट करेंगे, सारा 8वें घर में देखा जाता है। प्राणायाम, शरीर के लिए, शरीर को इम्प्रूव करने के लिए पॉजिटिव में प्राणायाम। हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो ये 8वें भाव का पॉजिटिव रिजल्ट ले रहे हैं। गड़ा खजाना, ऐसा पैसा जो आपने नहीं कमाया, विरासत में मिलना, और लैंडेड प्रॉपर्टी जो विरासत की है वो मिलना, रजिस्ट्री कराना, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व होना, फोर्जरी, धोखा, देखो कई कुछ जुड़ गया इसके साथ। तो 8वां का बड़ा कीमती होता है। बहुत ज़्यादा लोग घबराते हैं, परंतु 8वें घर के लाभ लिए जा सकते हैं 2 बातों से। पहला तो ये कि दुख तकलीफ का जब भी कोई ऐसा एहसास हो तो हमें मुस्कुराते रहना है, थोड़ा हंसते रहना है। तो हंसते रहेंगे तो हमारा जो है शुक्र ग्रह बलवान रहेगा, तो या 7th हाउस जो है उसका मालिक है, और साथ में 2nd भाव का, तो दोनों भाव ठीक हो जाएंगे। मुस्कुराने से बुध ग्रह ठीक हो जाता है,
तो तीसरा भाव और छठा भाव ये दोनों ठीक हो जाते हैं। तो कारण पता लग जाएगा। अभी दुख तकलीफ जब चंद्रमा इस 8वें घर में क्रॉस करेगा, तो सवा 2 नक्षत्रों पे क्रॉस करेगा, तब आपको मौसम के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसके द्वारा कुछ शारीरिक तकलीफ हो सकती है। तो छठा घर जो होता है बीमारी का होता है, साधारण बीमारी का, और 8वां घर जो होता है गंभीर बीमारी का होता है, लंबी बीमारी का। साथ में एक्सीडेंट्स का, चोट लगने का, गिरने का, असफलताओं का तो पताल है। चौथा घर जो होता है वो नदी, बहती हुई नदी का पानी बोलते हैं उसको, मीठा पानी, नदी बह रही है, चौथे घर से देखा जाता है। 8वें घर से होता है पानी जो है वो कुएं का पानी है, यानी जमीन से निकलता है, जैसे हैंडपंप जमीन से लग गया तो 8वें घर में लग गया पानी। अब वो मीठा भी हो सकता है, खारा भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। ठंडा तो अगर होगा ही होगा। अब 12वां घर जो होता है वो समुद्र का पानी होता है। नहीं, पानी 3 तरह के हो गए पानी, 4, 8, 12 राशियां होगी ना। तो 4 नंबर राशि जो है कर्क राशि, 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का सिंबल होता है बिच्छू, कर्क राशि का केकड़ा, और मीन राशि का मछली के 2 आकार। तो मछलियां समुद्र में भी होती है, मछलियां हर जगह होती हैं, परंतु समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए उसको ध्यान साधना का स्थान माना गया है, मेडिटेशन का स्थान माना गया है। 8वें घर को, सॉरी 12वें घर को, 12वां घर मेडिटेशन का है, 8वां घर प्राणायाम का है। खारे पानी को क्यों माना गया मेडिटेशन? कारण क्या है कि मेडिटेशन संसार से विरक्ति देता है ना। तो संसार में रहते हैं तो संसार से जुड़ जाएंगे तो फिर पानी मीठा हो जाएगा। चौथे घर में आ जाओ आप। चौथा घर मानसिक शांति का बताता है। आदमी कितना मानसिक तनाव में रहता है वो 4th हाउस से पता लगेगा। 8वें घर से कितना पीड़ा में रहता है, कितने पश्चाताप में रहता है, गलानी में रहता है, अपने को रिग्रेट करता है, वो 8वां घर बताएगा। हम 8वें घर की बात कर रहे हैं आज। आपके पास सबकी अपनी अपनी कुंडलियां हैं। अब आप पे मैं छोड़ता हूँ भी, मैं अगर बोलूंगा तो फिर 8वें घर का मालिक किसका कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। अगर 8वें घर का मालिक किसी का 1st हाउस में बैठ जाता है तो जो जो उसके एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं वो सारे के सारे आपके खुद के मेहनत से, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी से, खुद की इन्वॉल्वमेंट से ही होंगे। अब एग्जाम्पल की बात करें तो सर मेरा है। छाया जी का, हाँ जी सर। अब आपका शनि ग्रह है छाया जी, 8वें घर में मालिक होके चला गया पहले घर में। तो प्लस पॉइंट तो ये होगा कि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ये इंडिकेशन मिल गया, ये आपके लिए सकारात्मक है। और नकारात्मकता का मतलब ये हुआ कि आज तक अगर कोई फीलिंग अगर आपको हुई है नेगेटिव, तो उसका दोष अगर आप दूसरों पर लगाते हैं तो आपकी भूल है। आपने स्वीकार भी किया इस बात को पिछले कुछ समय पहले, क्या लोगों के बारे में सोचना ज़्यादा, उसने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, या ऐसा क्यों हुआ, धोखा हो सकता है आपके साथ। आप अपने साथ ही कर पाए तो अलग बात, दूसरा करे ना करे, निर्णय गलत हो जाएंगे आपके, क्योंकि 8वां का निर्णय का भी होता है। तो इसमें शनि का रोल होता है थोड़ा डिले होना, धीरे होना। डिले का कारण भी 8वां घर है, अवरोध पैदा होना। तो 8वें घर का मालिक जब लगन में जाता है, अगर वो व्यक्ति 8वें घर के पॉजिटिव रिजल्ट लेना चाहता है तो ज्योतिष की तरफ है, अकल्ट साइंस की तरफ है, प्राणायाम की तरफ है, या नैसर्गिक गुप्त बातें हैं, गुप्त चीजें हैं, उसके रहस्य को उजागर करने में लगता है या अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करता है, तो सफलता को प्राप्त करता है। बात क्लियर हो गई? उल्टा जी भाई देखेंगे, साहब। अगर आप इसे हट जाइए तो डिप्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं जीवन में। दुख तकलीफ, जब देखेंगे बुराई करेंगे, जब देखेंगे आप अपने आप को कोसेंगे, दूसरों को कुछ कोसेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, और आपका जो ऑरा है वो व्हाइट की जगह पे, गोल्डन की जगह पे ब्लैकिश ब्लूइश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है?
जी भाई साहब। ओरा क्लीन कैसे करते हैं, चलो ये तो बात हो गई। आप ओरा क्लीन भी करना चाहें रोजाना तो आप अपने बैठ के वज्रासन में धीरे धीरे नीचे से हाथ ऊपर उठाते हुए फिर यहाँ तक ले जाके हल्के हल्के, यानी अपने सिर के आधा इंच ऊपर हल्का हल्का सा करके वापस ला सकते हैं। और हाथ साफ होने चाहिए और उंगलियों में एनर्जी निकलती है तो एनर्जी स्पर्श से तो ओरा क्लीन हो जाएगा। 7 बार कर लीजिए क्लॉकवाइज, एक 2 बार एंटी क्लॉकवाइज, या आरती कर लीजिए, आरती करवा लीजिए अपनी देसी घी और कपूर से, ओरा क्लीन हो गया आपका। कोई झंझट ही नहीं है, बड़ा सरल तरीका है। अब 8वें घर का मालिक किसी का भी, और देखिए कहाँ बैठा हुआ है, सेकंड भाव में है, किसी का सेकंड भाव में नीति जी का है। नमस्ते भाई साहब। नीति आपके सेकंड भाव में है। 9th हाउस का जो मालिक है, 8th हाउस का मालिक जो है हाँ वो आपका सेकंड हाउस में चंद्रमा, मून। हाँ चंद्रमा। तो चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठ गया। जमीन किसकी है? शुक्र ग्रह की, यानी धन का मामला है ये। तो धन का मतलब ये हुआ 8वां घर हो गया आपका बंधन युक्त धन, बैंक में जमा होना और विरासत से कुछ मिलना। अब विरासत से जो कुछ पैसा आपने नहीं कमाया हुआ, किसी और के कमाई है, किसी रिलेशन में है, माता पिता है, ससुराल वाले हैं, वहां से मिलना, ये वहां से तय हो गया, मिलेगा। अब कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये थोड़ा और गहरे की बात है। अब चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो आपका जो नक्षत्र है वो श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र सेकंड भाव में चला जाता है और चंद्रमा भी वहां पर सेकंड चला गया, तो अपने नक्षत्र में चंद्रमा है तो मतलब ये अच्छा सिंबल है। ये आपको 8वें भाव की जो प्राप्तियां हैं वो आपके परिवार से मिलेंगी, जो आपका परिवार है। अब आपको मैं एक छोटी सी बात कह दूं, शुक्र ग्रह के अंदर जब चंद्रमा कनेक्शन हो गया तो एक छोटा सा नोट रख लीजिए दिमाग में, हमेशा मुस्कुराना है, हमेशा खुश रहना है। 2 चीजें तो पहले हो जाएंगे, वाणी से एक भी शब्द गलत नहीं निकलेगा क्योंकि सेकंड भाव वाणी का भी है। आप जब बोलेंगे तो बहुत जल्दी बोलते हैं और जल्दी बोलते हैं तो किसी से भूल जाते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। चलो क्लियर हो गया मैटर। अब चले आगे, 8th का लॉर्ड 3rd में जाए तो 3rd में जाने वाले कौन है बोलेंगे? आप जो लोग बैठे हैं इनमें रवि जी हैं, रवि जी तो यात्रा कर रहे हैं, उनका बैठा हुआ है। 3rd का जब यहाँ पहुंचता है तो आदमी जितने भी 8वें घर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अपने पराक्रम से और यात्राओं के माध्यम से, अपने साहस से, छोटे बहन भाइयों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, घर से बाहर कर सकता है, घर में रह के कम, घर से बाहर ज्यादा जाके, जन्म स्थान से दूर जाकर के। तो 8वें घर का जो लॉर्ड है, जैसे उनका जो भी है तो वो उनको घर से दूर ले जा करके सब चीजें, इवन दो मकान की रजिस्ट्री करानी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, कोई लिखना है, राइटर बनते हैं, कुछ करना तो बाहर जाके होगा, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं जाकर के, या मकान बनाएंगे तो अपने जन्म स्थान से दूर बनाएंगे। अब रही बात 8वें का 4th हाउस में, तो 4th हाउस में किसी का नहीं है, और 4th हाउस का मीनिंग ये होता है कि बहुत सारे मकान उसके पास होने चाहिए। तो 8वां घर तो अनंत है, यहाँ चलेगा 4th में, या तो प्रॉपर्टी डीलर होगा, या बिल्डर हो सकता है, या मजदूर मिस्त्री भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितने डिग्री के ऊपर 4th हाउस की ताकत है और कितने लगन की ताकत है, उसके आधार पर मिस्त्री, मजदूर, ठेकेदार, बिल्डर, फ्लैट वाले बनाने वाले, डेवलपर, कॉलोनाइजर,
और एक आम आदमी के पास मकान 3, 4, 5 हो सकते हैं, या वो अपने जीवन में बनाता है, जमीन खरीद के बनाता है, क्योंकि चौथे घर के अंदर उसका जाना मतलब जमीन के ऊपर बनाना। अब 8वें घर का मालिक शनि, चौथे घर का मालिक चंद्रमा, तो ऐसे व्यक्ति के पास 2 नंबर के पैसे अनैतिकता से करने के रास्ते बड़े होंगे। चंद्रमा जब उसकी राशि में चला गया शनि, तो वहाँ पे व्यवस्था ऐसी बदल जाएगी। तो आज की डेट में देखें तो प्रॉपर्टी के कार्य में या पॉलिटिकल कार्यों में कितना पैसा इकट्ठा होता है आदमी के पास, वैसे नहीं इकट्ठा कर सकता। ये कारण यहाँ से पता लगता है। हमें किसी को देख करके बोलने की जरूरत भी नहीं, कुंडली से पता लगता है आदमी कितने डिग्री का ऑनेस्ट है। ज्यादा कहेंगे तो बुरा मान जाता है, क्योंकि सच बोलना सुनना भी तो चलता है। और उसको पता लगता है आदमी किस भावना में किस रेंज का है। तो राशि बड़ा असर डालती है, उस पर भी अपनी चर्चा करेंगे कभी। अब जो बात चल रही है, 8th का लॉर्ड 5th में चला गया है। तो 5th में जाने के लिए हमारे पास मेंबर हैं, उर्मिला जी जुड़े हैं क्या? जी भैया जी। हाँ जी, आपका 8th का जो लॉर्ड है मंगल ग्रह 5वें घर में बैठा हुआ है। हाँ जी। अब 8वें घर की शनि है, मालिक पर बैठ गया 5वें में, मंगल के घर है। 8वें घर मंगल का भी जब मकान बनाया हुआ है, तो मंगल का जमीन है, और 8वें घर में शनि का मकान बनाया है। तो 8वां घर का मालिक मंगल जब 5वें घर जाता है, तो यहाँ जाकर के आपके लिए वरदान से कम नहीं है। अगर आप प्राणायाम करें, या आप रिसर्च वर्क करें, या आप नए नए इनोवेशन की तरफ बढ़ें, या आप दुनिया से हट करके कुछ नया सोचें और हायर एजुकेशन के साथ जुड़ते रहें, तो वरदान से कम नहीं है आपके लिए। नहीं तो जी जी। परेशानियों के बंडल आपके पास हैं। नहीं तो परेशानियों के बंडल है। पक्का। अब आपको रास्ता मिल गया, जब से आप ध्यान साधना मेडिटेशन प्राणायाम वगैरह में आए हैं, तब से आपको राहत मिलनी शुरू हुई है। हाँ जी हाँ जी। ये पहचान है इसी की। आपके जितने जीवन के कर्जे हैं उतर जाएंगे। जी जितने ज्यादा आपके मन में भाव है पूरे नहीं कर पाए, वो बच्चों के माध्यम से पूरे हो जाएंगे। जी। और आने वाला समय वैसे भी अच्छा है, उम्र के हिसाब से देखें। हाँ जी। बीच में कोई कुछ पूछना चाहता था, क्या बात थी? कोई कौन? हाँ नमस्ते भाई साहब, मैं पूछने वाली थी। मेरा हाउस 8वां है बरोबर, लेकिन भाव चौथा है, क्या राहु है उसमें? हाँ राहु का मतलब है जीवन में आपका जब भी पीड़ा हुई है, दुख तकलीफ हुआ है, हाँ वो पता नहीं था आपको, बिना आपकी जानकारी के अचानक हुआ। हाँ अचानक का मतलब ऐसे होता है, जैसे हमें पता है अभी हमारा तो नुकसान होने वाला है इसमें, एक तो ये हो गया, या पता है अभी बीमार है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो कुछ भी हो सकता है, ये तो पता लग गया। ये पता नहीं है, परंतु पता है मैसेज क्या आता है जी, वो उसका हार्ट अटैक हो गया। मैसेज क्या आता है जी, वो गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। ये जो खबरें हैं, ये जो खबरें अचानक जिसको आपके दिमाग में नहीं है, इनकी भरमार रहती है, तो इस वजह से आते हैं वो। अच्छा जब भी चंद्रमा का कनेक्शन राहु से होगा, जिस दिन चंद्रमा का कनेक्शन राहु के नक्षत्र पे होगा, उस दिन ये घटना आपको महसूस होगी। या अचानक जाना पड़ गया, कहीं यात्रा में जाना पड़ गया, और या लगा यार आज मूड उदास है, आज अच्छा समय नहीं बीत रहा, उदासी अचानक आई, तो चंद्रमा की राहु के साथ कनेक्शन से आई। 8वें घर के लॉर्ड के साथ भी आई और राहु के साथ भी आई। राहु क्या करता है, कंफ्यूजन और इल्यूजन को पैदा करता है राहु, यानी वास्तविक स्थिति से ऊपर और नीचे जोड़ के रखता है। तो अब प्रश्न पैदा होता है कि हमें कैसे लेना है इसको,
हमें इसके हाँ। पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को प्राप्त करना है, नेगेटिव को नहीं करना। नेगेटिव सप्रेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। मान लो आपका खबर मिलती है कि ये किसी के एक्सीडेंट हो गया, तो आप मान के चलिए आपको जाना पड़ेगा, फाइनेंस भी खर्च होएगा, कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ मेडिसिन गिफ्ट कर दें, अच्छा, ओके। कुछ मेडिसिन, क्योंकि 8वां घर मेडिसिन का भी है, हाँ, मेडिसिन ट्रीटमेंट का भी है, ऑपरेशन का भी है। बराबर। आप अगर मेडिसिन गिफ्ट कर दें तो गिफ्ट जितनी भी की जाएगी हृदय से, वो आपके लिए रामबाण हो जाएगी कि आपके ऊपर वो कभी जीवन में खर्च नहीं होगी। थैंक यू। ओके, बात क्लियर हो गई? थैंक यू। अगर ये मंगल ही बैठा होता तो क्या करना होता है, अपनी बॉडी का 1-2 यूनिट ब्लड डोनेट करे आओ, अच्छा, वो किसी की जिंदगी बचाएगा, वहां से दुआएं मिलेंगी। आप जीवन में कभी एक्सीडेंट आपका होगा या कभी कुछ चोट लगेगी तो खून मामूली सा निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने पहले खुशी खुशी दे दिया। ओके। मेडिसिन आपने दे दी, आपने नहीं खाई, उसके काम आ गई। तो मेडिसिन पे पैसा खर्च करना था, वो आप पे खर्च नहीं हुआ, किसी और पे खर्च हुआ, आपने खुशी खुशी दे दिया। बात क्लियर हो गई? हाँ, ये ओके। ट्रीटमेंट है, ये उपचार भी यही है, उपाय भी यही है। थैंक यू भाई। 8वां घर अब छठे में आ गया। छठे वाले मेंबर देखो कौन से हैं। छठे वाले हैं मीनाक्षी जी, जुड़े हैं आज। 8वां घर गंभीर बीमारी का है। 8वां घर है विरासत का। अब विरासत का पैसा भी लेना हमें, और छठे घर में चला गया तो कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, लिटिगेशन, विरोध के बाद हमें इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा। छठा घर उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद पैदा करेगा। देखते हैं ना, भाई बहन आपस में कोर्ट में चले जाते हैं जमीन के मामले में, तो छठे 8वें का कॉम्बिनेशन होता है। अब सफलता कब मिलेगी? अगर समझ में आ जाए, दोनों में से कोई समझ में आ जाए तो भी हाथ जोड़ दे, मुझे विरोध नहीं करना। जो समझ में आता है आपके हृदय में क्लियर कर लीजिए। तो छठे घर के जो सिम्टम है वो न्यूट्रलाइज हो गए। अब सिर्फ 8वां रह गया। अब 8वां रह गया तो उसका जो परिणाम है वो सकारात्मक मिलेगा जब आप थोड़ा प्राणायाम करने लगेंगे, शरीर ठीक रखेंगे, अपनी सोच को, एटीट्यूड को, अपने बारे में अच्छा सोचेंगे और समर्पण कर देंगे, तो 8वें के परिणाम आपको वैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार बीमारियों की बात करें तो 8वां घर गंभीर बीमारी का है, छठा घर बीमारी का है। तो हमें उस अवस्था में थोड़ा सा लोन ले लेना चाहिए। जय श्री जी सुन रहे हैं आप? मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी नहीं है शायद। लोन लेने से क्या होगा? छठा घर लोन लेने का है, साथ में शत्रुओं का है और नौकरी का भी है, किसी के बंधन में भी है। तो आपने लोन ले लिया तो एक पार्ट शुरू कर दिया, तो आपने 8वें घर के परिणाम को भी, जो छठा में बैठा था उसका मालिक, परिणाम को थोड़ा कम कर दिया। बीमारी थोड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। या हॉस्पिटल में जा करके आप कुछ खिलाए, केला अमरूद खिलाए। 8वें घर का मालिक है शमशान घाट, शमशान घाट में जाकर कुछ कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी छोटे छोटे होते हैं, उनको खिलाए। तो शमशान घाट 8वां घर, इसके अंदर अगर आप कुछ करे आए तो आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा शमशान घाट। आप महीने में एक दिन, शनिवार वाला दिन फिक्स कर लीजिए, चले जाइए सूर्यास्त से पहले, जाके घुमाइए, वैसे चक्कर लगाइए। तो आपको नेगेटिव कार्यों में बचत हो जाएगी, कम हो जाएंगे, उनकी मात्रा या उनका इंटेंशन कम हो जाएगा, उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। ये उसका उपचार है। बात क्लियर हो रही है? अब
8वें घर का मालिक 7वें में चला गया, तो पार्टनर को है जी 7वें में 8वें घर का मालिक गया, जैसे मंगल है ना, 8वें का मालिक मंगल अगर 7वें में गया, और जैसे मेरा है कि 8वें में केतु और चंद्रमा भी है, अब 8वें में केतु और चंद्रमा है तो आपको वैराग्य में जोड़ देगा ना। केतु और चंद्रमा वैराग्य को लाता है। केतु आध्यात्मिक ग्रह को मानते हैं, चंद्रमा मन की स्थिति को मानते हैं, और इन दोनों को अगर आपने लगा दिया रिसर्च वर्क में, ध्यान इसके अंदर प्राणायाम में, अकल्ट साइंस को पढ़ने में, साहित्य को पढ़ने में, अच्छे साइकोलॉजी करने में, तो आपका 8वें घर के जो एट्रीब्यूट्स हैं पॉजिटिव वाले सारे फेवर में आ जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे वो 6ठे और 8वें वाले। भाई जी मैं ना कुछ और कुंडलियां भी कई बार जैसे आपसे सीखकर थोड़ा स्टडी करने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे 2 ऐसी कुंडली मिली जिसमें 8वें भाव में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ घर है 8वां, प्लूटो लिखा है, तो आपने बोला उसको नहीं देखना है, लेकिन उस तो अगर 8 लिखा है और कोई ग्रह नहीं है, इसका मतलब उसका लॉर्ड जहाँ बैठा है वो देखना है अपने को, है ना। हाँ, तो उसमें एक में बुध मंगल और शुक्र है साथ में, और एक में जो दूसरे घर में है, ये बुध मंगल और शुक्र दूसरे घर में है, और एक में मंगल चौथे घर में है, जिसमें 8वें में कुछ नहीं है, मतलब उनके लॉर्ड दूसरे घर में और चौथे घर में बैठे हैं, दूसरे घर वाले में बुध और शुक्र भी हैं साथ में। बहन जी एक बात बताइए मेरे को, 8वें घर का लॉर्ड एक ही होगा ना, 2 घरों में कैसे बैठ सकता है? नहीं, ये 2 अलग अलग लोगों का पढ़ के बैठ, मतलब मैं रिलेट करना चाह रही थी, थोड़ा सीखने चाह रही थी। हाँ, एक का 8वें घर का लॉर्ड मंगल बैठ गया तीसरे में, दूसरे का बैठ गया दूसरे घर में, चौथे और दूसरे में जी। अब आप चौथे में जिसका बैठा तो है, हाँ जी, तो उसकी पढ़ाई में दिक्कत आई, उसके मानसिक संतुलन में दिक्कत आई, क्योंकि 8वां घर अवरोध का है, विघ्नों का है, कठिन परिश्रम का है, रुक रुक के पढ़ाई होगी, और जितने भी प्रॉपर्टी के संबंधित कार्य हैं उनमें दिक्कतें आएंगी, लेने में भी, रजिस्ट्री कराने में भी कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी रह जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जब वो फॉर्म भरेगा तो वहां भी कमी छोड़ देगा, बड़े सावधानी से फॉर्म भरना पड़ेगा। जिसका दूसरे चला गया वो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ पहले, ये नीति जी का था, दूसरे का प्रॉब्लम है। अब बुध का होना अच्छी बात है, शुक्र का होना अच्छी बात है वहां पे सेकंड हाउस में, इवन 4th हाउस में भी। अभी आप बता रहे थे ना भाई जी, 4th हाउस में बहुत सारे मकान और अनैतिक कमाई के रास्ते। हाँ, जी अगर वो 8वें घर का मालिक 4th में चला गया तो वहां पे अनैतिकता से, मतलब बोलेंगे इनडिसिप्लिन तरीके से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। रास्ते बहुत मिलेंगे, चांस बहुत मिलेंगे, बहुत सी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेगा। सेकंड भाव में चला गया तो ज्वेलरी बहुत इकट्ठी कर लेगा, पर वो ज्वेलरी रिश्वत की है, किसी और के पैसों खरीदी हुई है, खुद की नहीं खरीदी हुई। और 8वां घर जो होता है वो बाद में छापे पड़ते हैं इनकम टैक्स के, अच्छा, वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। जासूस, अनैतिक धन होगा तो गुप्त, हाँ गुप्त तरीका है ना, देखिए गुप्त है ना, ये गुप्त है, पता थोड़ी अचानक हो जाएगा, अचानक छापा पड़ जाएगा, अचानक से जुड़ा हुआ है। जी तो लॉस भी हो गया, गलत ही है। आपने किसी बच्चे का एडमिशन कराना है, 2 लाख रुपए दिए, हुआ नहीं एडमिशन, 2 लाख रुपए गए, वो भी यहीं से देखा जाएगा। आपने वर्बली कुछ कहा और वो पूरा नहीं किया कि सामने वाले ने, धोखा हो गया ना, ये तो 8वां घर ऑपरेट हो गया। लिखित में करेंगे 3rd हाउस ऑपरेट हो जाएगा। अब ज्योतिष समझ में नहीं करके हर चीज, हाँ जी, मतलब हर चीज 8वें घर में खास करके बहुत खुश के रखना है कदम, और मतलब ईमानदार रहना है। चंद्रमा जब 8वें घर में चला जाए तब आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। सेहत के मामले में, फंक्शन जब जाते हैं, कि पार्टी में, मैरिज में जाते हैं, तो वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये कहीं खा रहे हैं, भीड़ जो होती, भीड़ अभी जो बम विस्फोट होते हैं, भीड़ होती है ना, सामूहिक भीड़ होती है, वो भी 8वें घर ही होता है। बम आतंकवादी
ये जो गतिविधियां सारी 8वें घर से देखी जाती हैं, अचानक है अच्छा। और गुप्त है और विनाशकारी है। शमशान घाट भी, वहां शमशान घाट बना दी ना उन्होंने, कितने लोगों को मार दिया, वहीं शमशान घाट बन गई। अच्छा। उन सब की कुंडलियों में देखेंगे आप तो 8वां घर ऑपरेट हो रखा होगा। ओके। तो इससे बचने के लिए ये जो अभी आपने 6th हाउस वाला बताया वो हम करें तो थोड़ा कम हो जाएगा। प्राणायाम करेंगे, आपकी चेतना जागृत हो जाएगी, आप गलत रास्ते पे जाएंगे ही नहीं, पहले त्याग कर देंगे, शॉर्ट टर्म में वापस आ जाएंगे, अंदर की फीलिंग शुरू। अच्छा, इंट्यूशनल पावर की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो भी यहीं से प्राप्त होती है। इंट्यूशनल पावर है 4th हाउस, उसकी सुपरलेटिव डिग्री 8वें से मिलेगी और उससे भी अच्छी डिग्री मिलेगी 12वें से। तो इंट्यूशनल पावर कितनी बढ़ गई है आपकी, आपके मेडिटेशन से, ध्यान साधना से, प्राणायाम से, आपके खाने पीने रहने की व्यवस्था से, भोजन से। जी जी जी। जितना हल्का रहेंगे उतनी एनर्जी भोजन को पचाने के बाद जो बचती है एनर्जी वो परमात्मा के संग में, उसकी महसूसता में लगाइए। तो क्या होगा, आप जहां जाएंगे वहीं तो मंदिर बन जाएगा, जहां जाएंगे धर्म स्थल बन जाएगा। अलग से मंदिर धर्म के बनाने की क्या आवश्यकता, बनना जाना चाहिए, वो प्रारंभिक अवस्था होती है। आदमी को पता होना चाहिए भी यहाँ से हमें कुछ प्राप्त हुआ और उसके बाद हमें थैंक्स के तौर पर जाना चाहिए, प्रभु का शुक्रिया। घर में तो जगह है नहीं शुक्रिया करने की, मैं यहाँ करने आया हूँ, इसका मतलब ये हुआ। सर जो मुझे थोड़ा समझ में आया, जो आप जितना आपने बताया, तो वो जो बातें थी जितनी नेगेटिव वो सांसारिक थी, ठीक है। और अगर आप ध्यान साधना मेडिटेशन में चले जाते हो तो उन सब से, उन सारे नेगेटिविटी से आप बच जाते हो। हाँ, अब इसको आप थोड़ा और एक्सप्लेन में कर देता हूँ। आप जब निचले स्तर पर होते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पशु पक्षियों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, मंदिरों के जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जो दिखाई देने वाली वस्तुओं की पूजा करते हैं, धातुओं की पूजा करते हैं, है ना, वगैरह वगैरह, या उनके स्वरूप की करते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो क्या होगा, आप ग्रह नक्षत्र दिखाई देने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी नाउन है, आज तक जितने भी डिजाइन किए गए हैं, जितने नामकरण किया गया है, उन सब से ऊपर उठ करके परम सत्ता की जो विरल है, व्याप्त है, उसके साथ अपने आप को जोड़ने का अभ्यास करते हैं। तो जब आप उनके साथ जोड़ने का अभ्यास करते हैं तो इन सबको पार करके जाते हैं ना आप, तो क्या होगा, ये सब नीचे रह जाएंगे। जी। आप किसी बॉस को मिलने जा रहे हैं तो उससे पहले दुनिया भर के लोग बैठे हैं आगे, आपको क्रॉस करके जा रहे हैं ना। तो अब जब आप उनको मिलने जा रहे हैं बॉस को, तो बाकी लोग तो ऑटोमेटिकली आपको सम्मानित वैसा ही तो करेंगे जैसे बॉस कर रहे हैं, यार इनका मिलने वाला होगा कोई। अब संसार में देख लीजिए, या वो घर में आना जाना हो जाए तो उसके बाद आप मोहल्ले में लोग कैसे कहेंगे, यार अच्छे पावरफुल आदमी है, किसी नेता के साथ तो पावरफुल। संगति का फर्क पड़ता है। बहुत अच्छे से समझ आ गया। जी 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 सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। मतलब ये सारी चीजों का कोई भय नहीं रहेगा, ये ठीक है। बढ़िया। आपका भय वगैरह सारा जितना रहेगा वो रहेगा, आपको महसूस नहीं होगा। आप थोड़ा उससे परे हो गए, आप एक विटनेस में चले गए। अभी तक आप सोच रहे थे वो क्षण कितना कीमती होगा जब शरीर से अपने आप को अलग महसूस करना, कितना कीमती क्षण। एक बार भी महसूस हो गया तो विरक्ति आना स्वाभाविक है, लगाव खत्म। बाहर कुछ भी टकरा होगा, अंदर आपके शांत रहेगा, यहाँ हलन चलन नहीं होगी। बाहर थोड़ी बहुत हो सकती है, फेस पे आ सकती है क्षणिक, पर तो अंदर नहीं होगी। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, होगी नहीं। कुछ भी हो गया हो, बड़े सरल तरीके से लेगा वो, कुछ नहीं, अच्छा चलो कुछ टेम्परेरी तौर पे एक्सपायरी डेट आ गई थी, ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम सुधार कैसे करें, इसको हम कैसे लाइन पर लाएं, इस पे विचार चला जाएगा। यानी आपकी दृष्टि उसके सोल्यूशन में चली जाएगी, कैसे हमें खोजना है। तो ये आपके परिणाम होंगे मेडिटेशन के, और मेडिटेशन इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। बड़े बड़े संत लोग, महापुरुष लोग ध्यान से तो अपने जीवन को बदलते हैं, उनका ऑरा इतना बड़ा हो जाता है कि उनके सामने कोई भी जाता ठीक हो जाता है। जी आगे बढ़ते हैं।
नमस्कार भाई साहब। हिमांशु का जैसे आठवें का जो है मालिक मंगल 7वें में बैठा है और उसके साथ उसके 4 ग्रह और भी हैं, शुक्र, गुरु और बुध। 8वें क्या बता रहे हैं आप? 7वें में बैठा है मंगल। नहीं 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 नहीं, 8वें घर का मालिक उसका शनि ग्रह है, 10 नंबर लिखा हुआ है। कुंडली है आपके पास? जी हाँ जी। शनि तो भाई साहब ऐसे है ना कि आपने जैसे ये अभी बताया था कि उसका जो मकान है वो शनि का होता है और अच्छा जमीन अच्छा जो अच्छा, आप उसको वो नैसर्गिक तौर पे देखेंगे तो 8वें घर का जो मालिक बनता है नैसर्गिक से मंगल बनता है, परंतु आपकी पर्सनल चार्ट पे देखेंगे तो वो शनि बनता है 10 नंबर का। वो हाँ बैठा जी 9th हाउस में, वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? 8वें घर का लॉर्ड 9th में चला गया, तो 8, मैं भी 8वें की बात कर रहा था, 8वें पे आ गया था 7th ना। का बताना था सर, 7th का बताना है अभी तो पहले। तो चलो पहले 9th का बताते हैं इनको, फिर इनकी तसल्ली हो जाएगी। जो 8वें का ओके। 9th में चला गया, तो 8वां घर जितना भी एट्रीब्यूट्स बताए प्लस वो 9th पिता है, पिता के माध्यम से प्राप्त होगा। अगर पॉजिटिव ले रहे तो भी, नेगेटिव ले रहे तो भी। पॉजिटिव ले रहे तो भी, नेगेटिव ले रहे तो भी। विरासत भी पिता की मिलनी है और दुख तकलीफ भी वहीं से मिलने हैं, अगर लेने की क्षमता है तो। नहीं तो अच्छी बात लेने की है तो उनके जो ज्ञान को लेते हैं तो भी उनकी तरफ से मिलना है। और 9th हाउस जो होता है वो होता है धार्मिकता का, रिलीजन का, आइडियलिस्टिक का। तो ये व्यक्ति पिता के माध्यम से अपने आप को आइडियलिस्टिक बनाने का एक अच्छा वातावरण तैयार करने में सहायक है। इसके आने से पिता को फायदे हुए हैं और ये अपने आप को पिता के संपर्क में लाके अपने जीवन को और अच्छा बना सकता है, नंबर 1। नंबर 2, 9th हाउस के एट्रीब्यूट्स हैं उसका। 9th का लॉर्ड नैसर्गिक तो बृहस्पति होता है, उसकी जमीन के ऊपर ये राशि आई हुई है शनि की, तो हमेशा ज्ञानवान बना रहेगा, हायर एजुकेशन में सफल होगा, जीवन भर पढ़ता रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ना कुछ नए सीखने की बात इसके मन में हमेशा रहेगी। परंतु जब भी दुख तकलीफ या कुछ ऐसी बात, नेगेटिव बात, अवरोध आएंगे तो उस कंडीशन में चिंता का जो कारण बनेगा वो अगर माइल्ड तरीके से ले लेवे और अपने आप को थोड़ा सा समझदारी से ले लेवे तो उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी। अब जी 8th का जो लॉर्ड है वो 7th में आ गया। 7th बता दिया ना मैंने। सर नहीं बताया अभी। नहीं सर, नहीं बताया। 8th का लॉर्ड जब है 7th में किनका है? सोनिया जी का है। मेरा 8th में है सर, हमारा तो 8th में हाँ बनेगा। गोयल साहब का है, पी गोयल। सर गरिमा का हाँ जी, किस में मेरा है? गरिमा 9th वाला भी में रहेगा जी। गरिमा का पिछले 8th में बैठा हुआ है। 8th पिछले में, वाला ओके 9th सर। वाला रह गया था। अरे गोयल साहब, आपका जो है 8th का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है। अच्छा जी। तो आपकी पत्नी की सेहत कैसी है? ठीक नहीं रहती जी। आपकी खुद की सेहत कैसी है? ठीक नहीं रहती। अब आप देख लीजिए, अगर आप ठीक करना चाहते हैं प्राणायाम करिए, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। जी। अब किसी मेडिकल के इलाज को ले रहे हैं वो अलग बात है, ये आध्यात्मिक इलाज है, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है। आप दोनों जने प्राणायाम 1 घंटा करिए डेली जी। और कोशिश करिए कुछ मेडिसिन जो हैं हॉस्पिटल में खुद खरीद करके लोगों को गिफ्ट करके आए। जी। कुछ सामग्री खाने पीने की, छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, वहाँ डॉग बैठे होते हैं, पशु पक्षी, कौए होते हैं, शमशान घाट जाके हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले दे आए, डाल आए। जी।
और यकीन करिए आज मेरे से बात कर रहे हैं, 43 डेज बाद बात करेंगे तो आप ठीक बहुत ज़्यादा हो चुके हो। अच्छा है। बात खत्म हो गई, चलूँ आगे? ठीक पिक्चर क्लियर होगी सारी? डिटेल में ठीक बताओ ना 7th में और क्या होता है। ठीक है जी। पत्नी के नाम से कितने प्लाट ले रखे हैं आपने? मैंने जी हाँ, नहीं, कोई नहीं है। पत्नी के नाम से प्लाट ले लिए, पत्नी के माध्यम से आपको कितने प्लाट मिले? मिले हैं जी, ससुराल से मिले हैं, मिले हैं ना? ये मिले हैं जी, जो आपने नहीं कमाया हुआ था वो मिला। बिल्कुल जी। तो ये 8वें घर का लॉर्ड तो 7th में बैठता है तो सारे एट्रीब्यूट वहां दिलाता है। ये गारंटी होगी, सब जने सुन रहे हैं अब आप? जी तो अब दूसरी बात, हेल्थ पे असर क्यों पड़ा? तो हेल्थ पे असर पड़ा क्योंकि 8वें का मटेरियल घर पे आ गया। अच्छा जी। उसके बदले में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। उसके बदले में रिप्लेनिशमेंट करिए, 8वें घर की कुछ चीजें आप डोनेट कर आइए। मेडिसिन जी मैंने जैसे बताया, शमशान घाट जी जाइए, हॉस्पिटल जाइए, राउंड लगाइए, वैसे ही जब मूड आए कुछ ना कुछ जी केले अमरूद खिलाए लोगों को, कुछ फल फ्रूट दे आइए, मेडिसिन दे आइए। अपने जीवन में ये कर्म करिए, आपको खुद को दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। जी बात क्लियर होगी? जी 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 जी। चलो ये ट्रीटमेंट साथ ही हो गया तो। नहीं ठीक है जी। अब ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? जी कई ये किताब में तो होता। खुद का प्रैक्टिकल है सारा ये। आप जी बड़े सरल शब्दों में हमें समझना चाहिए इस राशि को जी करते करते। ज्यादा यहाँ पे बोझ नहीं डालना चाहिए। याद करना नहीं होता, समझना होता है। याद तो अपने जी आप आ जाएगा। अब 8वें का 8वें बैठा हुआ हो, जी गरिमा जी का बैठा हुआ है, हमारा भी है, गरिमा जी का भी है, गरिमा का भी। सोने जी का भी है। अच्छा, अब 8वें का 8वें बैठा हुआ, अब इसमें देखिए कि 8वें का लॉर्ड है कौन सा। अब 8वें का लॉर्ड जो है गरिमा का, तो शनि ग्रह शनि में बैठा, तो इसका शनि का तो मकान बना हुआ है पहले से ही मंगल की जमीन पे, तो ये उसका वहीं पे ही मकान बन गया। इसके लिए सोने में सुहागा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जमीन जायदाद मकान वगैरह काफी मिलने की पूरी संभावना है। कुछ बनाएंगे, कुछ आएंगे, कुछ ऑटोमेटिकली मैरिज के बाद बन जाएंगी, क्योंकि 7th का लॉर्ड भी शनि ग्रह ही है और 7th का लॉर्ड 8वें में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर वो चीजें दिख रही हैं। पर शादी के बाद थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि 7th का लॉर्ड 8th में चला गया, जो 7th का मालिक भी है। ऐसी स्थिति में शादी करते वक्त कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी हो जाता है। इनका तत्व बनता है गरिमा जी का अग्नि तत्व, मेष राशि। इनको शादी जिससे करनी चाहिए वो या तो अग्नि तत्व की हो या वायु तत्व की हो। इसके अलावा करेंगे तो झंझट पड़ेंगे। मांगलिक का जो प्रभाव है वो यहाँ नहीं है, परंतु राहु बैठा 4th हाउस में, जो जन्म स्थान से दूर ले जाएगा, वहीं सफलता दिलाएगा। शादी के बाद जीवन बदलेगा। हायर एजुकेशन में जुपिटर मदद कर ही रहा है इनको। तो कुल मिला के कहने का भाव ये है, 8वें में जो 8वां होता है वहां पे संभावना बन जाती है। अब दूसरा था सोनी जी का, देखें तो इनका था 8वें में चंद्रमा घर बैठा है। अब चंद्रमा बैठा है शनि, और चंद्रमा का आपसे मेल ज़्यादा नहीं, अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे डिप्रेशन वाला जो मैटर है वो कुछ समय, क्योंकि राहु के साथ ही बैठा हुआ है, शुक्र से बैठा है, तो यहाँ डिप्रेशन का अक्सर होना रहा होगा जब कभी दशा चली होगी। इससे राहु के बीच में दशा आई होगी या चंद्रमा का कुछ पीरियड बीच में आया होगा, तो वह ज़्यादा घना अंधेरा दिखाई देने लग जाता है। जीवन जिए कैसे? तो ऐसी स्थिति में इनके लिए जितने भी जो अंधे लोग होते हैं या लंगड़े लोग होते हैं, मैं गरिमा जी के लिए भी कह रहा हूँ, लंगड़े, अंधे, दिव्यांग, जिनको बोलेंगे दिव्यांग, आंखों से भी नहीं देख पा रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं, उनको आप किसी प्रकार से भी कुछ सामग्री भेंट करते चले जाएं जब भी इच्छा करे, खाने पीने की, कपड़ों की, उनकी जरूरतों की। तो यकीन करिए आपके 8वें घर के अंदर जो नेगेटिविटी का पार्ट है वो काफी मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि वो नुकसान का है। तो आप सहज तरीके से दे रहे हैं अगले को, तो नुकसान कहाँ से होगा फिर?
मेडिसिन देंगे तो आपको मेडिसिन लेनी नहीं पड़ेगी। आप उनको कुछ ऐसा दे आएंगे आइटम जो कि उनकी जरूरत है, तो समझ लो आप अपने पे लगा रहे हैं पैसा, आपको नुकसान नहीं होगा। आपका ना चंद्रमा की दशा चल रही है, लगन की दशा चल रही है। चंद्रमा बड़ा फास्ट मूविंग प्लेनेट होता है, और शनि होता है बहुत धीरे धीरे चलने वाला। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलता है, एक दिन में एक नक्षत्र बदलता है। और शनि 30 सालों में, 2.5 सालों में एक राशि बदलता है, यानी 30 महीनों में बदलता है। वो काम एक दिन में कर देता, 2.25 दिन में कर देता है। तो कितना कॉम्बिनेशन है एक्सट्रीम। इन दोनों को जब कॉम्बिनेशन हो जाता है और आप छोटे छोटे श्वास लेंगे तो डिप्रेशन आना स्वाभाविक है। लंबा गहरा श्वास ले लीजिए, सब खत्म, ये सब तोड़ा है। अभी आप लेके देख लीजिए, सारे विचार गायब। महसूस करिए अपने आप को, मैं शरीर के अंदर बाहर। अब नहीं आएगी, आज के बाद नहीं आने वाली। आप समझा दिए ना आपको, जब चीज समझ में आ जाती है फिर गायब हो जाती चीजें। आप देखिए, विचार, थोट, डर, भय किसका बात है, विचार का बात है ज्यादा, जब हम उस चीज को समझ नहीं पाते। समझने के साथ ही ज्ञान, यानी ज्ञान मतलब समझ, ज्ञान, ज्ञान क्या है, यहाँ पे उसकी समझ आ गया तो उसी वक्त उसका निदान समझ में आ गया। आप कोई चीज का प्रॉब्लम में है तो वो नट नहीं खुल रहा, तो जब खुलने की विधि पता लगी तो नट खुल गया, कि देर में लगी। तो यहाँ पे मानसिक तौर पे जितना अंधेरा है ना, वो शनि ग्रह है, उसको हमें एनलाइटन करना है। तो एनलाइटन करने का तरीका बृहस्पति, वो है श्वास, लंबे गहरे श्वास लेना, तो कंबस्ट हो जाते हैं बाकी की सारी अशुद्धियां जितनी भी हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। आपका पब्लिक वाला जो मैटर, मंगल ग्रह 3rd हाउस में बैठा हुआ है, और यहाँ पावरफुल है मंगल। ये जमीन है बुध ग्रह की, मकान इसमें मंगल ग्रह का बना हुआ है। मंगल अपने पावरफुल स्थिति में है। जितना डायनेमिक तरीके से, जितना कॉन्फिडेंट तरीके से आपको कार्य करेंगे, वो दुनिया की नज़र में हो सकता है ना समझ में आए, परंतु आपका वो कार्य अलग होगा, अलग होगा और डेयरिंग के साथ होगा। आप एक साधारण लड़की नहीं है। आपको अगर भीड़ में छोड़ दिया जाए ना, तो ढूंढ डांट के अपने आप घर आ जाएंगे आराम से, कहीं तकलीफ नहीं होने वाली आपको। इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है। तो कैसे एक्सप्लोर होएगी? जन्म स्थान से दूर जाके एक्सप्लोर होएगी, क्योंकि जन्म स्थान पे राहु बैठा हुआ है, वो होने नहीं देगा, कुछ कमी ला देगा उसको। बात क्लियर हो रही है? हम्म। आपकी राशि है मेष। मेष मतलब, मेष का जो सिंबल क्या है, भेड़ देखिए। भेड़ अकेले चलती कभी? तो आपको साथ चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, फिर चल पड़ेंगे आप। बात और क्लियर होगी? अगर ये धनुराशि होती यहाँ पे, तो आप अकेले ही चल पड़ते, एक्शन मोड में रहते, विचार आया एक्शन, फर्स्ट फायर, फट से। बात ज्यादा सुननी नहीं है, विचार करना ही नहीं है। अगर ये सिंह राशि होती है इसमें, तो उसमें दहाड़ना बुरी तरह से, शेर की तरह। तो सब राशियों का समझाने का तरीका उनके सिंबल से, ये उनके गुणों में नजर आता है। तो आपके क्या, आपने सोच लिया पर एक्शन नहीं लिया। एक्शन लेने के लिए आपको सेकंड फेज में चलना होगा, कोई साथ में साथी मिले या कोई सपोर्ट करे, तब आप कर लेंगे।
तब आप सक्षम है उनसे आगे। यानी आपकी जो गाड़ी है वो डीजल वाली गाड़ी है, और कई बार जब सर्दियों में जब चलती धक्का लगाना पड़ता है, थोड़ा सा धक्का लगाया फिर बंद नहीं होती, चलती रहती है। अब तो क्लियर हो गया। क्या होता है, हमें समझाने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं ना, तो जल्दी से समझ में आ जाए। तो अब क्या जब स्थिति में आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, जब ऐसा विचार आए तुरंत प्रभाव से आप कोई ढूंढिए भी उसकी मदद मिले और मैं काम को करूं, और फिर काम हो गया आपका, फिर गारंटी है काम आपने करना है। थोड़ा सा पुशिंग वाला मैटर है। वो जब आप मंत्र मुग्ध आत्म मुग्ध खुद पे हो जाएंगे ना, क्योंकि चंद्रमा केतु से बैठा हुआ है तो नजर इसको बोलते हैं नेगेटिव। आप एक दो नजरें होती हैं, एक होती शोषक नजरें, एक होती पोषक नजरें। तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जिनकी आंखें बिल्कुल पानी है, उसकी आंखों में लाल नहीं है, बड़ी सरल दिखती हैं, फेस भी सरल होगा, सिंपल होगा, बिल्कुल आप चेहरे से बता लेते हैं बंदा किस रेंज का है। तो उस पे बाद नजरें भी उसकी पोषक होंगी, यानी आपको पुष्टि देने वाली होंगी। उस संगति से आपको नजरों में आपको कुछ अच्छा ज्ञान या कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। एक होती है शोषक नजरें, समाज में आंखें खुद की लाल हैं, सुखी हुई हैं, चेहरे पे पता नहीं उदासी छाई हुई है, ईर्ष्या से भरा हुआ इंसान है। आप देखते हैं समाज में जाते क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, फलाना है, ये वो, इनको अनेक बेकार में इंटरफेरेंस करते हैं, दूसरों के मन की तरंगों को उलझाते रहते हैं, और अपने आप को रिश्तेदार बोलते हैं। मैं रिश्तेदार हूँ, मैं इसके रिश्तेदार हूँ, पूछने आया हूँ, पूछने आया कि जानकारी लेने आया है, और कुरेद कुरेद के पूछेंगे ये क्या, वो क्या, ये क्या, अरे तेरा तेरा काम कर, जाओ यहाँ से। ऐसी स्थिति में बचना चाहिए, संगति से बचना चाहिए, नजरों से बचना चाहिए। उसका तरीका बताता हूँ मैं, कुछ भी करते हो आप, मत्थे पे यहाँ पे केसर का तिलक लगा लीजिए आप, सारी समस्याओं का समाधान हो गया। काला टिक्का नहीं, केसर वाला। 24 घंटे जब घर से निकलो लगा लो, हल्का हल्का, क्या दिक्कत। और लगा भी रहे तो लेडीज बिंदी लगाती नहीं है क्या, बिंदी भी इसीलिए लगाते हैं कि नजर ना लगे, पर वो तो अपने तरह तरह की बिंदियां लगाते हैं, हरी नीली पीली, ऐसा नहीं है, लाल रंग की लगी हो, पीली लगी हो, तिलक लगाओ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे चले। सर जैसे आप बोलते हो प्राणायाम करते हैं सर, तो उसमें जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसका रेशियो क्या होना चाहिए? देखिए 1:4:2 होता है ना, लेना रोकना छोड़ना, हाँ, 1:4:2। आप सही सही कह रहे हैं। लेते वक्त ले लिया एक बार, छोड़ते वक्त नहीं, दो दो बार गैप दिया। 1 मिनट मान लो श्वास लिया तो 2 मिनट उसको रोका, 4 मिनट में छोड़ा, ऐसे समझ लीजिए आप। तो 1 2 3 4 बोलते हैं ना, गिनती काउंटिंग करते हैं अपने। तो लंबा गहरा श्वास लिया, लेने के बाद में जितनी देर श्वास लिया उसके 1.5 गुना उसको रोक लीजिए, 1.5 टाइम में। यानी 1 मिनट में श्वास लिया तो 1.5 मिनट में रोक लीजिए, 2 मिनट में छोड़िए। सर एक बार आप कह रहे थे मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि उसको कम में, 2 की बजाय कम में छोड़ना चाहिए, छोड़ने का कह रहे थे आप, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो सर नहीं, छोड़ने में तो लंबा गहरा श्वास छोड़ने के पीछे पर्पज क्या है, इसके पीछे बिहाइंड रीजन क्या है। श्वास जब लेंगे तो पूरे शरीर में उसको फैलाव के लिए, मूवमेंट के लिए समय चाहिए, तो रोकने से वो पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेगा। छोड़ते वक्त अगर तेजी से छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो फेफड़ों के लंग्स की कैपेसिटी कम है, और अगर हम जल्दी धीरे छोड़ते हैं तो कैपेसिटी ज़्यादा है। नहीं, श्वास मन फेफड़े के अंतिम छोर तक हमारा श्वास वहाँ पे लेने की क्षमता भरने छोड़ने की बराबर सी फंक्शनिंग में आ रही है। जिनका श्वास जल्दी छूट जाता है इसका मतलब है फेफड़े पूरे काम नहीं कर रहे। जब रिसर्च करने की बात आती है, मैं कह रहा था कोशिश की नहीं जानी चाहिए, विश्वास
हम नॉर्मल तरीके से वैसे लेवें जैसे लेने चाहिए, और हम सत्युग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो श्वास हमारा 1 मिनट में एक ही हो। अभी हम 4-5 ले रहे हैं, कुछ 6 ले रहा है, कुछ 7 ले रहा है। 1 मिनट में एक श्वास लिया और फिर धीरे धीरे छोड़ा। यानी ज़्यादा मान लो 1 मिनट में 2, ऐसा भी कर सकते हैं, अल्टरनेटिव कर सकते हैं। तो श्वास छोड़ने में थोड़ा समय लगता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लगता है, बराबर भी होता है, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। परंतु उससे कम समय में छूट रहा है, ये गलत है। ठीक है, अब ये बात ठीक है सर। अब क्वेश्चन किसका रेज हुआ था, हैंड रेज हुआ था, वो बात कर सकते हैं। छाया जी बोलिए। सर जैसे एट्थ में ही है लॉर्ड, लेकिन बुध है और साथ में सूर्य है, ठीक है, तो सर इसका क्या अर्थ हुआ? अब देखिए मकान है उसका मंगल का, शनि और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ अच्छे माने जाते हैं, बाकी ग्रह यहाँ पे ठीक ठाक नहीं माने जाते। तो पहला पॉइंट तो ये खड़ा हो गया, बुध ग्रह। बुध ग्रह शनि का तो है मित्र, परंतु मंगल का मित्र नहीं है। तो यहाँ पे बुध ग्रह की जितनी चीजें हैं, या जिस घर से वो आकर के वहाँ बैठा है, और दूसरा बता रहे हैं सूर्य। सूर्य यहाँ आकर के क्या करे, क्योंकि ये अंधकार का पताल है, पताल में वो लाइट दे देगा, यानी कि जितने रहस्य हैं उस व्यक्ति विशेष के, सारे जल्दी उजागर हो जाएंगे, और वाणी से बोल बोल के वो उजागर खुद कर देगा। यानी ज़्यादा बोलना होगा तो गलत हो जाएगा। ऐसा सलाह ये है कि ऐसे व्यक्ति को अपने रहस्य उजागर नहीं करने चाहिए, और अपनी बातें जो गुप्त सीक्रेट्स हैं ज़्यादा उजागर नहीं करने चाहिए। परंतु उनको सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, उनको सरकारी लाभ मिल सकता है, सूर्य की वजह से ट्रेडिंग हो सकती है, बाहर व्यापार हो सकता है, जन्म स्थान से पत्नी के नाम से या पार्टनर्स के नाम से कारोबार कर सकते हैं, ससुराल से सपोर्ट लेकर के काम कर सकते हैं, और एक राजयोग बन जाता है। यानी इस बंदे के पास फाइनेंस का अच्छा व्यापार हो जाएगा, एसेट्स काफ़ी कुछ होंगे किसी स्टेज में आकर के, दशाओं को देखते हुए कैसी दशा आएंगी उसके आधार पर अच्छा माना जाता है वैसे तो। पर तो प्रश्न ही पैदा होता है, मैंने एक लाइन बोली, अपने रहस्य अगर सीक्रेट रख ले हुए तो ज़्यादा फायदेमंद है, नहीं तो अनैतिक कार्यों में दिक्कत उसको आएगी, क्योंकि स्वभाव में नैतिकता आएगी कभी ना कभी, तब रहस्य आउट हुए होंगे, दिक्कत आएगी। ठीक है। अब रही बात 8th की 9th में बता दिया, 10th का। तो 10th में किसी का नहीं है, पर 8th का लॉर्ड जब 10th में जाएगा तो उसके जो कर्म होंगे वो रिसर्च स्कॉलर से जुड़ा होगा, रिसर्च से जुड़ करके पैसे कमाएगा। 8th की जो एट्रीब्यूट्स हैं उससे पैसे कमाएगा। यानी 8th है हमारा शमशान घाट, तो वहाँ पे जो शमशान के जो लोग बैठे होते हैं उनके कार्य मदद करते हैं या वहाँ की क्रियाकलाप में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका 8th का लॉर्ड 10th में होता है। या अकल्ट साइंस के माध्यम से उसको प्रोफेशन बनाना 10वें घर का मालिक होने पे होगा, या 8th लॉर्ड जो है वो उसके प्रोफेशन में अड़चने पैदा करेगा, उसको बार बार रुकावटों डालेगा। उसने अपना काम तो करना ही है, डिले कराना है, या डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कमी छोड़ देनी है, या प्रोफेशन के अंदर लंबा ना चल के बार बार बदलने का प्रोविजन बन जाता होगा। बार बार बदलाव जो प्रोफेशन में आता है वो भी 8th का लॉर्ड 10th में होने से आता है। तो कुछ प्रोफेशन में परेशानियां बनती हैं, ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए, अपने प्रोफेशन का जो सीक्रेट्स हैं उसमें कोशिश करनी चाहिए कि बदलते हुए परिवेश में अपने आप को मॉडिफाई करता रहे, साथ साथ एक जैसा प्रोफेशन नहीं होगा, या एक जैसा कारोबार ना करके बदलाव के साथ होता चला जाए, और शॉर्ट टर्म का हो, लंबा ना हो। अब ये बात 8th की 11th में, तो महावीर भाई साहब का है 8th का लॉर्ड 11th में, और किसी का नहीं है। तो 8th का लॉर्ड है इनका नहीं, इनका नहीं है। 8th का लॉर्ड रूपाली जी का है, रूपाली जी का है।
तो 8th का लॉर्ड 11th में है, तो इनका मतलब है इनको तो 8वें घर के कोई जितने भी कार्य हैं या एट्रीब्यूट्स हैं सबसे लाभ ही लाभ होना है, नुकसान है ही नहीं, गेन्स मिल रहा है। थोड़ा सा भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। 8वां अगर मेडिसिनल फैक्ट्स है तो कोई दुकान मेडिकल की है, कोई शेप है इनके नाम से करें फायदे हो जाएंगे। कोई शमशान घाट से जुड़े कार्य हैं, कुछ आपके अकल्ट साइंस से जुड़े कार्य है, या कोई 8th हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट डिस्कस किए गए हैं उन सब से रूपाली जुड़े क्या? रूपाली जी आज नहीं जुड़े? नहीं। आज नहीं जुड़े। तो उनको बेनिफिट आज मैं जुड़ा हूँ। हाँ, आप यात्राओं से जुड़े हुए आपके बारे में तो हमने रवि जी बात की थी। आपका 8th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में है, तो बता चुका हूँ मैं, फिर कहना चाहूँगा 8th का लॉर्ड 3rd में बैठता है, तो अगर आप अकल्ट साइंस के प्रति कुछ लिखने का काम करेंगे, राइटर बनते हैं, तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। अकल्ट साइंस से जुड़े हुए जितने भी रहस्यात्मक तरीकों को अपनी भाषा में बताने का प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी और ऑटोमेटिकली मिलेगी। आप उसमें कंफर्टेबल। मैं अब एक किसी हीलिंग एनर्जी से जुड़ना चाह रहा हूँ। हाँ, तो वो उस पे भी काम करना चाहिए। वो भी आप देखिए, हीलिंग एनर्जी जो है सीक्रेट है, तो वो आपको 3rd हाउस आपको ला रहा है वहाँ पे। आपके खुद के पुरुषार्थ से, आपकी खुद की मेहनत से, आपकी सोच से वो कार्य संपन्न हो जाएगा। मैं पोलैरिटी टेक्निक है वो मुझे बड़ी पसंद आ रही है। मैं पिछले कुछ दिनों से उस पर कोशिश कर रहा हूँ। और आज थोड़ी सी गाड़ी चल पड़ी है। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ। हो जाएगा, हो जाएगा। आप लगे रहिए इस काम पे, मेरी दुआएं, और आप सफल इंसान बनेंगे। कब बनेंगे? जब आपकी दशाएं उसमें मिलेंगी। मैं अगर बताना चाहूँगा तो ये आपकी मैं हॉरोस्कोप खोल लेता हूँ, और ये जुपिटर है आपका। क्या बात है! 3rd हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर, उच्च का बैठा 3rd हाउस में, चंद्रमा वहाँ बैठा हुआ है। तो आप जुपिटर, यानी जुपिटर क्या है? हीलिंग वाली तो है, हीलिंग का ग्रह कौन सा? जुपिटर ही तो है, और आपने वो सिलेक्ट भी वही किया है। और वो 3rd हाउस में बैठा 8th का लॉर्ड होकर के, साथ में 11th का लॉर्ड होकर के, यानी आपको उससे खुद को भी लाभ होगा। जितना ज़्यादा आप इस फील्ड में इन्वॉल्व होंगे, आप जो क्षमताएं बढ़ जाएंगी, विराट हो जाएंगी, बदल जाएंगी, बढ़ जाएंगे आप, यानी आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट तेजी से आएगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी जी। अब चलते हैं हम आगे 8वें का 11वें में। तो 11वें में जिनका रूपाली जी, 12वें की बात करते हैं। 12वें में बैठे अपने वर्मा साहब का और सर मोनिता जी का। सर 11वें में अगर 8वें का मालिक 11वें में हो और वो शुक्र हो तो? अच्छा, 8वें का मालिक शुक्र है। शुक्र देखिए 11वां का जो मकान है वो है शनि ग्रह का, और उस पे जो जमीन शनि ग्रह की है, और उसके जो व्यवस्था बनी हुई है वहाँ पे बृहस्पति भी ठीक रहता है। और वहाँ पे मैंने बताया होगा आपको पहले 11वें भाव में गुरु ग्रह का भी रोल रहता है। शनि पावरफुल लिखवाया हुआ आपने। हाँ, गुरु भी रहता है, गुरु भी वहाँ पे, शनि भी पावरफुल है। तो आप बता रहे शुक्र क्या है? शनि का मित्र है, इसलिए फायदेमंद है, फायदेमंद है। नॉलेज के साथ में गेन लेना, यानी मल्टीपल टास्क, मल्टीपल चीज़ों का प्राप्ति होनी। शुक्र ग्रह वैभवता का कारक है, संसार की भौतिक वस्तुओं का कारक है, कंफर्ट्स का कारक है, सारे मिलेंगे, गारंटेड है। हम 12वें बात करके इसको वाइंड अप करते हैं, लंबा पीरियड हो गया। 8वें का मालिक 12वें में, ये अपने MP वर्मा जी साहब का है, जुड़े हुए भाई साहब। तो यहाँ पे 8वां 12वां ऐसा बोला जाएगा, विकट परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त करना। विकट परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त करने की जो क्षमता है वो 8वें की 12वें में जाने पर है, क्योंकि 12वां घर का जो गुरु का मकान है, गुरु की जमीन है, उस पे राहु ने और शुक्र ने अपना मकान बनाया हुआ है। तो शुक्र ने अपना मकान बनाया, वो तो वहाँ पे पहुँच गया, तो वो कंफर्टेबल हो गया, वर्ल्डली गारंटी से दे रही है, सारी कंफर्ट सारे दे रहा है, और बहुत कम मेहनत में दे रहा है।
वहां पे 8th लॉर्ड को जाना, यानी कि शुक्र वास्तव में शुक्र ही है और वहां चला गया। तो यहाँ पे जितना ज्यादा अकल्ट साइंस से जुड़ेंगे, ध्यान साधना प्राणायाम से जुड़ेंगे, जितना ज्यादा शरीर के शुद्धिकरण में जुड़ेंगे, मन की शुद्धिकरण में जुड़ेंगे, उतना ये निरोग और कंफर्टेबल फील करेंगे। जीवन के सारे कार्य स्वतः होने शुरू हो जाएंगे, कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये परिणाम इन्होंने महसूस भी किए होंगे, और ऐसा सबके साथ होता है जिनके साथ भी ऐसा हुआ हो। तो वर्मा साहब जुड़े हैं आप भाई साहब? सर मेरा भी है ना? हाँ जी। हाँ, मोनिता जी का भी यही है। मोनिता मोनिता जी का मेरा, भी यही लेकिन है। साथ में मेरा अब मोनिता साथ में बुध भी है ना शायद। आप देखिए सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य चला गया बृहस्पति के घर में, 12वें में। वहाँ पर भी। हाँ, तो बृहस्पति लैंड जो है बृहस्पति की है, 12वां जी। मीन राशि जो है, वहां पे उसका मित्र ग्रह सूर्य चला गया। तो यहाँ सूर्य। क्या होगा? तो साथ में अकल्ट बुध भी है ना? बुध है, तो बुध थोड़ा सा यहाँ रह करके जरूरत से ज्यादा आदमी को क्वेश्चन पूछने वाला बना देता है। अब बुरा मत मानना, जो मैं जरूरत से पूछती ज्यादा हूँ। बुध ग्रह यहाँ से मतलब सेटिस्फाई नहीं होते आप तो। अच्छा, सर जिज्ञासु भी पूरा तो हो सकते हैं ना? हाँ, तो इसका प्लस पॉइंट है, जब तक चीज समझ में पूरी तरह ना आए तो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, यानी कंटिन्यूटी देता है, हिम्मत नहीं हारने देता, लगे रहो, पूछते रहो, बार बार चलने दो। ऐसे ही तो है, मैंने तो ऐसे महसूस किया है। प्रसन्नचित्त बना दिया आपको, प्रसन्नचित्त नहीं बनाया, प्रश्न चित्त बनाया। प्रसन्नचित्त बना दिया। आपके चित्त में प्रश्न घूमते रहते हैं। प्रसन्नचित्त बना रहा है दूसरा ग्रह आपका, जो मून वहां बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा, अगर आपने पानी कम पिया जिस दिन, तकलीफ बढ़ेगी। जिस दिन आपने श्वास छोटे लिए, तकलीफ बढ़ेगी। जिस दिन चंद्रमा 8वें घर में क्रॉस करेगा, तब आपको तकलीफ बढ़ेगी। इसके अलावा सारा दिन अच्छे हैं, इसके अलावा सारे दिन अच्छे हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं, अभी आज टुडे आज का क्या नक्षत्र था, पता है आपको क्या? आज का नक्षत्र राहु का है। नहीं पता। आज नक्षत्र राहु का है। अब अपन नक्षत्रों की काउंटिंग करेंगे, किसी के लिए तो अच्छा हुआ होगा, किसी के लिए ठीक नहीं होगा। तो काउंटिंग करेंगे अब नक्षत्र से, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां, या 27वां, तो उनको हिसाब से उनकी जानकारी मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नक्षत्रों का ज्ञान हो गया, प्लेसमेंट पता लगी, रहस्य पता लग गया कुंडली का। इतना कुछ आपने 2-3 महीने में सीखा, 4 महीने में। इतना सीखने के लिए 20 साल चाहिए। सब आपकी कृपा से हुआ है सर वो सर। बात अधूरी रह गई थी, आपने बोला वो अधूरा रह गया कि अगर जमीन जो है वो बृहस्पति की है और मकान सूर्य का, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना? नहीं, 12वें घर का जो जमीन है वो बृहस्पति ग्रह की, क्योंकि 12वीं राशि वहीं आती है ना, नैसर्गिक हाँ। तरीके से देखेंगे। हाँ जी, वही बोले थे। और उस पे बृहस्पति, यानी मकान बन गया, राजभवन बन गया वहां पे। मकान बना, ओके। सरकारी मकान में रहे होंगे आपको समय के लिए, ये खुद का मकान में रहे हैं? शादी से पहले किराए के मकान में थे, अभी खुद के मकान में। शादी के बाद में फिर खुद का बनाया? बचपन में सरकारी, बस ये तो सरकारी। हाँ, पैतृक ठीक है, ठीक है। ससुराल का। कुछ समय में रहे ना, तो सरकारी तंत्र के जब जुड़े मकान में रहे, क्योंकि पिता के पास किसके पास होगा तो वो 12वें घर में चला गया ना, तो वो लाभ देता है। तो अब क्या है, उसके बाद बदलाव आते रहते जीवन में, एक जैसी स्थिति रहती नहीं है। आपका 8वें का भारी सूर्य ग्रह है, तो अगर आप सरकारी तंत्र से जुड़ करके कोई रिसर्च करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप प्राणायाम करते हुए कुछ सरकारी तंत्र में या स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में इसका अभ्यास कराते हैं बच्चों को, तो भी लाभ मिलेगा आपको। आप तो करना चाहिए ना, जैसे आप क्लास करा लेते रही हूँ हैं सर आजकल, तो लाभ मिलेगा। करा रही हूँ सर आजकल मैं उनको
अपने कानों में उंगलियां रखने के लिए थोड़ा एकाग्र होने का प्रैक्टिस करा रही हूँ, गहरी सांसों के प्रैक्टिस करा रही हूँ, प्रतिदिन करा रही हूँ, इससे 1 लाभ मिनट होगा। पर कराती जरूर। आपके भी आपकी आपका पर्सनैलिटी बढ़ेगी, उनको भी लाभ होगा और सरकारी तंत्र में जी जाकर के आपको विशेषता और प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य ग्रह जो है वो विशेषताओं का कारक भी है, सात्विकता कारक भी है। भीड़ में भी आप पहचाने जाएंगे और वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। ये यहाँ से मैंने बताया आपको, महसूस भी करेंगे आप। पर जी क्या करना है, स्थिति को मेंटेन करना है, जितना हो सकता है उसको हमेशा डेली 1 घंटा अपने पे खर्च करना ही करना है, कुछ भी हो जैसे, तो आप हमेशा रूटीन में रहेंगे। बीमार होना कोई जरूरी भी होता है परेशान तो वैसे हो जाते हैं लोग, कोई लेना देना नहीं होता, वैसे परेशान हो जाते हैं, वो की करता है तो वो की करता है, परेशान वैसे हो जाते हैं। तो आज की मीटिंग लंबी चली, किसी को प्रश्न रहेगा और जल्दी से बोल सकते हैं, अदरवाइज वाइंड अप करते सर हमारा आयु कुछ को कैसे पॉजिटिव नहीं देखते हैं? आया कुछ भी, जैसे अब हमारा है शुक्र, कोई भी 3 ग्रह बैठे हैं तीनों सर। क्या बोले? सर जैसे हमारे में 8th में शुक्र चंद्र राहु तीनों ग्रह बैठे हैं, तीनों परेशानियां ही दे रहे हैं हमें। जो शुक्र ग्रह दाम्पत्य जीवन का कारक होता है, छठे घर का मालिक 8वें बैठना मतलब बीमारी को गंभीर कर देगा अगर बीमारी हुई तो। और आपको लोन नहीं लेना चाहिए, आप अपने नाम से लोन नहीं लेंगे, आप ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, आप लोगों से ज़्यादा उलझेंगे नहीं, आप अपनी सफाइयाँ ज़्यादा नहीं देंगे, मैंने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। आप ऐसे कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे वातावरण में गर्मी पैदा हो या माहौल खराब हो। अगर करेंगे आप तो बोलेंगे 1 लाइन, सुननी पड़ेंगी 4 लाइनें आपको, ये परिणाम मिलेगा आपको। लोन लेंगे, लोन पूरा उतारने में दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। तो क्या करना चाहिए इस स्थिति में? चंद्रमा बैठा है, शुक्र बैठा है, राहु बैठा है। तो राहु बैठा 26 डिग्री पे, चंद्रमा बैठा 16 डिग्री पे और शुक्र बैठा 5 डिग्री पे। तो गैप ज़्यादा है, कोई घबराने की बात नहीं, पर असर थोड़ा थोड़ा है। राहु चंद्रमा मन की स्थिति के अंदर गलत विचार, बुरी बातें की भरमार पैदा कर देंगे, कर सकते हैं। तो आदमी सोचता है क्या करूं, मैं पीछे रह गया, वो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, कंपैरिजन की भावना शुरू हो जाती है। और शुक्र क्या करता है, वो असर जो है नेगेटिव, शुक्र कोमल फूल है, वो चला गया शनि के जगह पे तो वो तो ठीक है वहाँ पे, पर तो उसकी खुद की जो लाइफ है वो थोड़ी सी कमज़ोर मानी जाएगी। यानी दाम्पत्य जीवन आपका मानो 60-70% है और मन की स्थिति आपने स्ट्रॉन्ग कर ली है, ये आपकी जीत है, नहीं तो डिप्रेशन 100% है। सर आध्यात्मिक जीवन में भी सर परेशानियां आएंगी सर? हाँ, वो तो कोई भी कर्म करोगे तो कुछ ना कुछ होगा, पर मैंने बताया आपके लिए कहना चाहूँगा, राहु और चंद्र की चीज़ें, आप हॉस्पिटल जाइए, कभी जाते हैं तो वहाँ पे सफ़ेद चीज़ें ले जाइए गिफ्ट करने के लिए, कोई बर्फ़ी ले जाइए, या शमशान घाट में जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ वाइट रंग की चीज़ें, पतासे ले लिए, कोई चीनी ले ली और नारियल का बुरादा ले लिया, उसको मिक्स कर दिया और करके चींटियों खिला दिया, दूध पिला दिया, दूध को दे दिया किसी को, ये आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये 8वें घर के जो परिणाम है वो थोड़े से नलीफाई हो जाएंगे। ठीक है सर। सर दिव्यांग आश्रम में तो हम दे के आते हैं सर, वहाँ तो जाते हैं। हाँ चलेगा ना, अच्छी बात है। थोड़ा ऐसी जगह पे भी जाइए जहाँ पे लोग कम जाते हैं। ओके सर। आज की मीटिंग को मैं ऐसे मानूंगा एक वंडरफुल तो मीटिंग है ये, सबको मुझे खुशी इस बात की है, रिस्पॉन्स मिल रहा है समझने का। तो अभ्यास करिए और आगे कुछ और विशेष चर्चा करेंगे बातों के। और मैं दुआ करता हूँ तब तक सभी लोग खुश रहेंगे, अपने शुक्र ग्रह को मजबूत रखेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, बुध ग्रह को ठीक रखेंगे, और जो जो बताया गया उसका आप इस्तेमाल करके फिर अगली मीटिंग में परिणाम पूछे जाएंगे क्या हुआ था, तो अपने ऑब्जर्वेशन को बताएंगे आप। तो इन शब्दों के साथ सबका शुक्रगुजार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।